नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं ओशनोग्राफी के बारे में। ओशनोग्राफी की श्रृंखला का यानी भूगोल की श्रृंखला का हमारा यह तीसरा वीडियो है, जिसमें हम समुद्र विज्ञान के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जल की, वाटर की, कि जल जो कि हमारी समुद्र विज्ञान में का प्रमुख अंग है, प्रमुख हिस्सा है। तो जल किन-किन रूपों में पाया जाता है और कहाँ-कहाँ पृथ्वी पर जल पाया जाता है और कितना-कितना अवस्था में जल पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जल पाया जाता है, तभी तो वर्षा होती है ना। वायुमंडल में जल पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे महासागर है, सरफेस वाटर, तो सरफेस महासागरों में जल पाया जाता है। ठीक, और तीसरे रूप में जल पाया जाता है महाद्वीपों में। तभी तो हम विभिन्न जो भू सतह से जल निकाल कर उसका उपयोग करते हैं और विभिन्न अपनी परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। मानव सभ्यता इसी सरफेस वाटर की वजह से चल रही है, क्योंकि जो समुद्री जल है वह तो पीने लायक नहीं है। उसका बहुत ही कम उपयोग होता है। उसमें सैलिनिटी की मात्रा अधिक होती है, उसमें लवणता अधिक होती है। इसलिए जो समुद्री जल है, उसका उपयोग बहुत ही कम स्तर पर, बहुत ही छोटे स्तर पर किया जा सकता है। ठीक? तो इस प्रकार से जो सागरी जल है, वह विशाल मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम संपूर्ण जल की बात करें, तो यदि 100% संपूर्ण जल है, तो 100% में से करीब 97 साढ़े 97% जल, 97% साढ़े 97% वाटर समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। यानी महासागरों में, सागरों में, सी में यह जल पाया जाता है या वाटर पाया जाता है। परंतु उसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह हमारे जो मानवीय उपयोग है, उसमें मानवीय उपयोग बहुत ही कम होता है। इसके बाद हम बात करें एटमॉस्फेयर की, कि वातावरण या वायुमंडल में कितना जल पाया जाता है, कितनी मात्रा में जल पाया जाता है। तो वातावरण में जल पाया जाता है, तो उसकी हम बात करें 0.07%, यानी 0.07% जल है, वह एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में किन किन रूपों में पाया जाता है जल, तो वह द्रव के रूप में पाया जाता है, वह गैस के रूप में पाया जाता है और ठोस के रूप में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में जल, वाटर, जो वायुमंडल, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें पाया जाता है। ठीक, तो यदि हम बात करें, जब हमारी जो सूर्य का तापमान अधिक होता है, तो सूर्य की वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होती है, उससे एक बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। तो उस इवेपोरेशन के माध्यम से जो जल है, जो जल अभी लिक्विड अवस्था में था, अभी अभी सागरों में जल था, उसका क्या हुआ, बाष्पीकरण हुआ, तो वाष्प बन गया, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। और हम जानते हैं कि जब वाष्प बनती है, जब वो जो है, जब जल सूर्य के प्रकाश के कारण वह वाष्प बनती है, जल वाष्प बनती है, तो उसमें एक लेटेंट एनर्जी होती है, हीट होती है, एक एनर्जी होती है। इसके कारण वह जो जल जो वाष्पीकृत हुआ है, वो गैसीकृत अवस्था में है, वह धीरे धीरे क्या जाता है, ऊपर जाता है। और जैसे जैसे हम जो वायुमंडल में, यानी धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में धीरे धीरे कमी हो जाती है, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो वह जो गैस अवस्था में था, अब वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तभी तो हम देखते हैं कि वर्षा बूंदों के रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है। तो जैसा कि हमारा जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में यदि आप ऊपर चले जाइए, तो वायुमंडल में जैसे धरातल से वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर, यदि मान के चले तो 1 किलोमीटर यदि ऊपर जाएँगे, तो 6 डिग्री तापमान कम होता है। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे ऊपर जाते-जाते तापमान, जो अभी जल जो कि वाष्पीकृत हुआ था, जो वाष्प के रूप में बदला था, अब वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वहाँ पर जाकर वहाँ तापमान कम हो चुका है, इसलिए वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। ठीक, उसके पश्चात यदि हम बात करें, तो और जैसे जल ऊपर जाएगा, और तो उसके पश्चात हम ओले देखते हैं, ओले गिरते हैं हमारे यहाँ। तो ओले क्यों गिरते हैं, वह ठोस अवस्था में होते हैं ओले। तो इसका प्रमुख कारण है कि जल कहीं न ऊपर वायुमंडल में कैसा, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 0.007% जल एक इस एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में पाया जाता है। और समुद्र की बात की हमने, जो सागर है हमारे यहाँ, जितने भी सागर हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक महासागर है, तो और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन सभी महासागरों में, या फिर सागरों, अरब सागर हो, दक्षिण चीन सागर हो, इन सभी में यदि संपूर्ण जल की बात करें, तो कुल मिलाकर 97.6% जल पाया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण जल का 97.5% भाग इन्हीं सागरों में है, और 0.007% भाग कहाँ, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में विद्यमान है। ठीक, इसके बाद हम बात करें जो कॉन्टिनेंट पर, यानी महाद्वीप पर कितना जल पाया जाता है। महाद्वीप पर जहां जनसंख्या निवास करती है, जहां पर आम लोग निवास करते हैं, वहां पर सबसे अधिक जल की आवश्यकता महसूस होती है। और जल किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है, ताजे जल की, ताकि उसका उपयोग जो मनुष्य है अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, चाहे पानी पीने के उद्देश्य से, चाहे फैक्ट्रियों में, या फिर कपड़े धोने, या फिर अन्य कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जल पाया जाता है, वह है महाद्वीपों पर पाया जाता है। तो वह महाद्वीपों पर किन किन रूपों में जल पाया जाता है, आपने देखा होगा कि नदियों के रूप में सबसे हमारे यहाँ देखते हैं कि भारत में
गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इत्यादि नदियों के रूप में गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सी नदियां संपूर्ण भारत में। भारत एक नदियों का देश है, तो नदियों के रूप में भारत में जल पाया जाता है। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की नदियां चाहे ग्लेशियर से निकलती हूँ, कुछ नदियां भारत में ऐसी हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी वो है सदाबहार नदियां कहलाती हैं, और बरस भर रहती है, उनमें जल बरस भर रहता है, कभी वर्ष जल खाली नहीं होता है। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, वह दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर जो जल का स्रोत है, जहां से जो नदी निकल रही है, उसका उद्गम किसी ग्लेशियर से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो गंगा नदी है वो सदाबहार नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सदाबहार नदी है। तो भारत में जितनी नदियां हैं, नदियों में कुल मिलाकर 0.001% जल पाया जाता है। तो आप सोचिए, इतनी विशाल नदियां हैं, इतने जिनका उपयोग चाहे हम बात करें तो पूरी पूरी नदियां, न सिर्फ भारत की नदियां, बल्कि जो अमेरिका में नदियां हैं, मिसौरी, मिसिसिपी, जो होंग हो, यांग जो चीन में नदियां हैं, जो मर्री डार्लिंग जो ऑस्ट्रेलिया में, सभी नदियां जितनी विशाल विशाल नदियां हैं, अमेजन नदी है, इतनी विशाल नील नदी है, तो इन सभी नदियों के जल पर ही मिला दें तो उसके बाद होता है जल, जो कि संपूर्ण अनुपात में 0.0001% पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नदियों के अलावा जो जल पाया जाता है वह झीलों में पाया जाता है। झील, लेक्स कहते हैं, जैसे हम सुपीरियर झील, अमेरिका में बहुत सी जो 5 बहुत बड़ी झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें 5 लेक्स कहते हैं। तो इसके अलावा कनाडा में झीलें पाई जाती हैं। तो भारत में भी बहुत सी झीलें पाई जाती हैं। तो जो झीलें होती हैं, जो झीलों में जल जो होता है, उसमें कुछ झीलें ऐसी होती हैं जैसे जिनमें शुद्ध जल पाया जाता है, जिसमें ताजा जल पाया जाता है, जिनका उपयोग मानवीय तुरंत उसका उपयोग कर सकता है। जैसे भारत में बहुत सी झीलें ऐसी पाई जाती हैं जिनका उपयोग कर सकता है, परंतु जैसे सामर झील है राजस्थान में, तो उसमें क्या होता है, उससे नमक बनता है, उसमें उसमें जो लवणता होती है वो अधिक होती है। वह, तो इस प्रकार से जो खारे पानी की झीलें होती हैं, कुछ झीलें होती हैं, और मीठे पानी की झीलें होती हैं। तो यदि हम जो यदि हम मीठे पानियों की झीलों की बात करें, तो मीठे पानी की जो झीलें हैं, उनमें कुल जितने भी विश्व में झीलें हैं, उन सभी झीलों में जो जल है उसका स्तर है 0.0054। आप इस आंकड़े को लिख लीजिएगा ताकि 100% करने में आपको आसानी हो, क्योंकि 97 हमने सागर की बात की, हमने बात की 0.001% हमने बात की जो एटमोस्फियर है, जो वातावरण, जो वायुमंडल है, उसमें पाया जाता है। ठीक, तो इसके बाद हमने बात की रिवर की, रिवर में भी 0.0001, 301। ठीक, उसके बाद हमने बात की मीठे पानी की झीलों की, मीठे पानी की झीलों में 0.0054% जल पाया जाता है। यदि हम खारे पानी की झीलों की बात करें, जैसे सावर झील है, तो यह राजस्थान में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। तो इसके अलावा मृत सागर जो कि इजराइल के आसपास है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की झीलें भारत में, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में पाई जाती हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं। तो इन झीलों में इनका यदि हम प्रतिशत की बात करें, तो इनमें जल पाया जाता है 0.00076%। ठीक, इसके बाद हम बात करें जल किस रूप में पाया जाता है। हमने झीलों की बात कर ली, हमने देख लिया जो वाटर है वह महाद्वीपों पर, वह कॉन्टिनेंट में नदियों के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा भू सतह के अंदर, भूमि की सतह के अंदर ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, जिसको बोरवेल के माध्यम से या कुओं के माध्यम से मनुष्य के द्वारा कुआं खोदकर बोरवेल के माध्यम से उसको निकाला जाता है। और गंगा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी विशाल मात्रा में बोरवेल खुदाई होती है, और दक्षिण भारत में देखते हैं कुओं की खुदाई होती है। ठीक, तालाब भी होते हैं भारत में। तो इनके माध्यम से जो जल पाया जाता है, ग्राउंड वाटर, उसका प्रतिशत है 0.5%। 0.5%, यानी इनसे तो अधिक है, नदियों से अधिक जल जो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, यानी ग्राउंड वाटर, जो वाटर अंदर है, उसमें पाया 0.5%। ठीक, इसकी हमने बात की। अब हम बात करें सॉइल मॉइस्चर की, यानी जो मिट्टी है, तो मिट्टी में भी जल का जो मॉइस्चर रहता है, उसका उसका भी नमी रहती है, उसमें जल पाया था 0.001%। ठीक, तो इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों की बात की हमने कि किस प्रकार से पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट पर जल पाया जाता है। और उसके अलावा ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में भी 1.92% जल पाया जाता है, यानी संपूर्ण ग्लेशियर, चाहे भारत की में जितने भी ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तराखंड राज्य फैले हो। इसके अलावा विश्व में यदि हम जो ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर के पाए जाने का स्थान वही है जो, यदि हम बात करें उत्तर अक्षांशों की बात करें, जो ध्रुवों के पास क्षेत्र है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अटलांटिक महाद्वीप, सॉरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक,
ठीक, तो इनके पास में जहाँ उच्च अक्षांश होते हैं, तो अक्षांशों के पास में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पर तापमान बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। इससे जो जल होता है, वह लिक्विड अवस्था में नहीं रह पाता है और जम जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ग्लेशियर अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हाई एल्टीट्यूड मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास जो पर्वत हैं, बड़े-बड़े पर्वत जैसे हिमालय पर्वत है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी 8,500 से अधिक ऊँचे मतलब किलोमीटर है, जो कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। इसके तो इन यहाँ पर भी इतनी विशाल, इतनी ऊँचाई पर क्या पाया जाता है, जहाँ हमारे यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियरों में 1.9% जल पाया जाता है। इसके अलावा जल पाया जाता है जैविक बायोलॉजिकल रूप में। बायोलॉजिकल रूप में यदि आप मनुष्य हैं, मनुष्य के तो आप निरंतर जल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके शरीर में जो कोई जानवर है उसके उसके बॉडी में जल पाया जाएगा। ठीक, तो मनुष्य का शरीर भी, उसमें भी जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो जीव होते हैं उनमें भी जल की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन सब रूपों में जल पाया जाता है। यानी तीनों क्षेत्रों में हमने बात की कि किस प्रकार से वायुमंडल में जल पाया जाता है, और हमने बात की समुद्रों में कितना जल पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की कॉन्टिनेंट यानी जो जिसका उपयोग मानव द्वारा किया जाता है वह कितना पाया जाता है। यदि हम संपूर्ण योग की बात करें कि कितना संपूर्ण योग, कितने संपूर्ण क्षेत्रों पर कितना जल पाया जाता है, यदि हम उसकी बात कर लें तो कुल मिलाकर यदि सबसे पहले हमने बात की थी ओशियन की, तो ओशियन में कितना जल पाया जाता है इसकी हमने सबसे पहले बात की थी आपके सामने कि ओशियन, यदि हम ओशियन की बात करें, समुद्रों की बात करें, महासागरों की बात करें, तो ओशियन में कुल मिलाकर 97.6% 97.6% पाया जाता जल। यदि हमने एटमोस्फेयर की बात की थी, एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में कितना जल पाया जाता है, 0.0007 अरे सॉरी 1। ठीक, इतना जल एटमोस्फियर वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि तीनों रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें जो कॉन्टिनेंट पर, सबसे पहले हमने बात की थी रिवर की, तो रिवर में कितना जल पाया जाता है, 0.0001%, लगभग लगभग जितना एटमोस्फियर में पाया जाता है उतना ही रिवर में पाया जाता है। यानी जितना जल एटमोस्फियर में पाया जाता है उतना ही जल रिवर में पाया जाता है। इसके बाद की थी हमने लेक्स की, यानी झीलों की बात की थी। तो यदि हम झीलों की बात की थी तो उसमें हमने बताया था कि 0.0054% जल इसमें झीलों में पाया जाता है। ठीक, यदि हमने खारे पानी की झीलों की बात करें, तो खारे पानी की झीलों की बात करें तो उसमें पाया जाता है 0.0076%। ठीक, तो 0.0076% जल जो कि खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। और इसके बाद हम बात करें ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर कितना पाया जाता है, तो उसका जो परसेंट है 0.5%, 0.5% जल ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर के रूप में हमारे पास में करीब 1.9% जल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें सॉइल मॉइस्चर के रूप में, यानी जो हमारी ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर सॉइल मॉइस्चर के रूप में पाया जाता है, वह है 0.01%। तो इस प्रकार से यदि हम संपूर्ण रूप से इसका योग कर दें, संपूर्ण रूप से सभी को जोड़ दें, तो ओशियन की यदि हमने बात की थी कि 97% ओशियन पर पाया जाता है, 97.6%। एटमोस्फियर में 0.0001% पाया जाता है। जो नदियाँ हैं उसमें अभी 0 पॉइंट, आप देख लीजिए कितनी विशाल नदियाँ हैं, उसके बावजूद भी उसमें जल का जो मात्रा है वह 0.0001% है, जो कि एटमोस्फियर के बराबर है। मतलब जितना जल एटमोस्फियर में पाया जाता है उतना ही जल नदियों में पाया जाता है, इसकी समानता है। उसके बाद लेक्स की बात की हमने, लेक्स में 0 पॉइंट मीठे पानी की जो झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, उसमें 0.0054%। खारे पानी की झीलों की बात की हमने, उसमें 0.0076% पाया जाता है। और ग्राउंड लेवल की हमने बात की, जो सतह के अंदर जिसका उपयोग हम कुओं के माध्यम से या फिर बोरवेल के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं, 0.5% पाया जाता है। और यदि हम ग्लेशियर की बात की तो ग्लेशियर 1.9%। ठीक, तो जो धरातल है यानी जो महाद्वीप है उनमें सबसे अधिक जल पाया जाता है ग्लेशियर में। उसके बाद पाया जाता है कहाँ पर, उसके बाद यदि हम बात करें तो लेक्स में, नदी, फिर उसके बाद नदियों में। ठीक, तो इस प्रकार से यदि संपूर्ण रूप से जोड़ना है तो 100% योग होता है, जिसमें महासागरीय जल सबसे अधिक है। ठीक, तो यह तो बात रही कहाँ कहाँ जल पाया जाता है, किन किन रूपों में बटा हुआ है जल। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि जो महासागर है,
तो महासागर और महाद्वीप पर कितनी वर्षा होती है। ठीक, तो वर्षा किस प्रकार से होती है, कितनी मात्रा में वर्षा होती है, उसकी यदि हम बात करें तो यदि आप चित्र के माध्यम से इसको समझें तो यदि मान के चलिए यह पर्वतीय भाग है, यह पठारी भाग है और यह मैदानी भाग है। ठीक, यह मैदानी भाग है, तो इस प्रकार से यह जो क्षेत्र है, ठीक, यह कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है। और यदि इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर महासागर है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यदि हमारा जो यह जो कॉन्टिनेंट वाला भाग है, यहाँ तक जनसंख्या निवास करती है। ठीक ठीक, और यह जो हमारा महासागर वाला भाग है, तो यदि हम बात करें तो किन क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य का रोल होता है। जो सूरज होता है, सूर्य के कारण जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसके कारण जल वाष्प क्या होता है, उसका वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और यदि हम वाष्पीकरण की यदि हम परसेंट की बात करें तो करीब 14% वाष्पीकरण इस क्षेत्र में होता है। 14%, यानी महाद्वीपों से वाष्पीकरण होता है वह 14% होता है। 14% वाष्पीकरण महाद्वीपों से होता है, जिसमें यहाँ पर ग्लेशियर भी हैं। ठीक, यहाँ पर ग्लेशियर भी हैं, नदियाँ भी हैं, यहाँ पर झीलें भी हैं, यहाँ पर ग्राउंड के अंदर जो ग्राउंड वाटर भी है, जो कि 0.5% की बात की थी हमने। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण रूप से जो जल पाया जाता है, तो इस संपूर्ण जल में का 14% भाग क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य की जो एनर्जी है उसके कारण वाष्पीकरण हो जाता है। क्योंकि एक प्रकाश चक्र चलता है ना, उसी प्रकाश चक्र के कारण तो वर्षा होती है। यदि वाष्पीकरण होता है उसके बाद वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो 14% भाग यहाँ से जल क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक, और यदि हम समुद्री भाग से बात करें तो समुद्री भाग से यदि हम बात करें तो करीब 86% भाग क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। 86%। ठीक, यहाँ से जो समुद्री भाग से उस यदि हम बात करें तो 86% भाग जल वाष्पीकृत होता है, क्योंकि समुद्र जो वाटर बॉडी है उसमें जल अधिक पाया जाता है, इसलिए यहाँ से अधिक जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कुल मिलाकर क्या होता है, 100% होती है। तो 100% यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। तो उसके बाद किस क्षेत्र में कितनी अधिक वर्षा होगी, यह हमारे सामने प्रश्न उठता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे जो महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं और महासागर गर्म कम होते हैं। यहाँ पर जो महासागर का तापमान होता है वह कितना होता है, 25 डिग्री के आसपास। तो 25 डिग्री के आसपास यहाँ पर महासागर का तापमान होता है, तो यह जो क्षेत्र होता है वह कम क्या होता है, कम गर्म होता है। इसलिए यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, अधिक प्रेशर, दबाव अधिक होता है इस क्षेत्र में। क्योंकि जिस क्षेत्र में क्या, यहाँ पर एक नियम है कि जिस क्षेत्र में क्या होगा, जो प्रेस जो यदि एनर्जी है, यदि जो क्षेत्र कम गर्म होगा उस पर ज्यादा दबाव होगा। यानी टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा तो दबाव अधिक होगा। यहाँ पर यह आपको जान लेना जरूरी है। यानी तापमान कम है तो दबाव अधिक होगा। ठीक, तापमान कम है तो दबाव अधिक होगा। इसके विपरीत यदि हम महाद्वीप क्षेत्र की बात करें, इतने महाद्वीप क्षेत्र की बात करें तो महाद्वीप क्षेत्र में क्या होता है, जो यहाँ तापमान होता है वह अधिक होता है। यानी यहाँ पर तापमान कैसा है, महाद्वीप क्षेत्र में तापमान अधिक है, इसलिए यहाँ पर दबाव कम होगा, दबाव कम होगा। तो इस क्षेत्र में दबाव कम है, इस क्षेत्र में दबाव अधिक है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो हवा चलती है, जो वायु चलती है, वह कहाँ से चलती है, वह अधिक दबाव क्षेत्र से कम दबाव की ओर चलती है। जैसे आपने एक बाटल, यदि आप बाटल लीजिए और उसको यदि पिचकाने का प्रयास कीजिए तो इससे क्या होगा, उसमें जो सभी क्षेत्रों से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक, तो इससे जो हवा चलती है, तो हवा किस क्षेत्र से चलती है, अधिक दबाव के क्षेत्र से। जहां दबाव अधिक होगा, यानी समुद्री क्षेत्रों में दबाव अधिक होता है, क्योंकि वहां तापमान कम होता है। आप देख लीजिए 25 डिग्री तापमान यहाँ पर होता है और यहाँ पर 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो सकता है। तो जो यहाँ पर दबाव होता है वह कम होता है, तापमान यहाँ पर कम होता है, इसलिए दबाव यहाँ पर अधिक होता है। यहाँ महाद्वीप क्षेत्र की बात करें, तापमान अधिक होता है, दबाव कम होता है, इसलिए हवा किस क्षेत्र, महासागर से कहाँ चलती है, इस ओर चलती है। ठीक, हवा किस ओर चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है। ठीक, अब जब वर्षा होगी तो यहाँ पर बादल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब बादल होंगे तो हवा के साथ में बादल भी क्या होते हैं, वर्षा भी जाती है उसी ओर। जिस ओर हवा जाती है उसी ओर वर्षा जाती है, बादल की ओर उसी ओर मतलब क्रम होता है। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र में 86% यहाँ पर वर्षा मतलब जो वर्षण मतलब वाष्पीकरण हुआ है, तो यहीं पर जो बादल होंगे जब यह इस ओर गति कर रहे हैं,
क्योंकि कम दबाव अधिक दबाव से कम दबाव की ओर गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बादल होंगे वह यहाँ से 86% इनने बाष्पीकरण किया है, तो यहाँ पर करीब 77% इस क्षेत्र में क्या कर देंगे, वर्षा कर देंगे। क्योंकि यहीं की यहीं, क्योंकि वह क्या हो चुके हैं, मॉइस्चर हो चुके हैं, उनके पास में इतना अधिक जल है कि वह उतने जल को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जाना तो वहां पर हवाएं चल रही हैं इस ओर, वह आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ओर कम दबाव है। ठीक, परंतु यहाँ पर 77% जल क्या करते हैं, वर्षा कर देते हैं, और जो बादल हैं अब वो इस ओर बढ़ जाते हैं। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो महाद्वीपीय क्षेत्रों पर करीब धीरे धीरे 23% वर्षा होती है। ठीक, तो यदि हम 77% और 23% वर्षा को ले लें तो कुल मिलाकर 100% हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस क्षेत्र में कितनी 77% वर्षा हुई और इस क्षेत्र में 23% वर्षा हुई। परंतु यहाँ पर जो बाष्पीकरण हुआ था, यहाँ पर 14% हुआ था और वर्षा 23% मिली। यहाँ पर 86% इन्होंने बाष्पीकरण किया था, परंतु मिली वर्षा कितनी, 77%। तो एक प्रकार से यह जो स्थिति बनती है, ये चूंकि मतलब जो वर्षा होती है यहाँ पर महाद्वीपीय भाग में अधिक होती है, और यहाँ से जो जो बाष्पीकरण होता है वह कम होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, इस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। ठीक, परंतु जो जो बादल होते हैं, जो जिस प्रकार से हवा इस तरफ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप बताइए, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो हमने जैसा बताया कि कम दबाव की ओर हवा चलती है, वर्षा बादल भी उसी ओर बहते हैं। तो ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा अधिक होगी। परंतु यहाँ से एक चक्र शुरू होता है, यानी यहाँ से क्या हुआ, बाष्पीकरण हुआ, यहाँ वर्षा होती गई। तो इस प्रकार से एक चक्र शुरू हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो ग्लेशियर होते हैं वह या तो ठोस अवस्था में होते हैं, वह कैसे होते, जमे होते हैं। ठीक, परंतु जो महाद्वीप है, तो महाद्वीप में जो धरातल है, यानी जो लैंड के अंदर जल पाया जाता है, यानी जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ठीक, तो भूमिगत जल का बाष्पीकरण नहीं होता है। यदि यहाँ पर जो जल है, तो इस जल का बाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी जल की बूंद है, यदि वह नदियों के रूप में इस महाद्वीप पर है, तो इस जल के जब बाष्पीकरण होगा तो वह बूंद क्या करेगी, फिर यहाँ से ऊष्मा के रूप में यहाँ से उठेगी, तो यहाँ से गैसीय अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, फिर वहां पर जाएगी तो द्रव अवस्था में, और इस प्रकार से चक्र चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो जल है वह चक्र रूप में निरंतर बढ़ता रहता है। यानी इस क्षेत्र से जल यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जल फिर पुनः इसी रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह वर्षा का एक चक्र चलता है। तो यह हमने बात करने का आपके सामने की कि किस प्रकार से वर्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से यह जो महाद्वीपीय क्षेत्र होता है वह अधिक वर्षा क्या करता है, उस पर अधिक वर्षण होता है। ठीक, तो चलिए, अब हमने दो चीजों को अभी तक हमने इस वीडियो में समझ लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से जो वर्षा है, वर्षा का जल किन रूप में पाया जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहले सागरीय रूप की बात की, जिसमें 97%, 97%। उसके बाद एटमोस्फेयर की बात की हमने, फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको किस रूप में महाद्वीप पर जल प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बात की किस प्रकार से जो महाद्वीपीय भाग है वह जल अधिक प्राप्त करता है, वह अधिक वर्षण प्राप्त करता है, और जो महासागर भाग है वो कम जल प्राप्त करता है, उसका कारण क्या है, उसके संबंध में हम चर्चा की। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, आपको एक परिचय देने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो वाटर बॉडी है, जो जल है, वह विश्व के किन क्षेत्रों में किस प्रकार से जल बटा हुआ है, किस प्रकार से पाया जाता है। तो यदि आप मानचित्र यहाँ पर देख रहे होंगे, तो मानचित्र में विभिन्न प्रकार के जो महासागर हैं, विभिन्न महाद्वीपों के सहारे वह विद्यमान है। तो पृथ्वी पर कितने मतलब कौन किन क्षेत्रों में जल पाया जाता है। तो सबसे बड़ी यदि हम महासागर की बात करें तो यहाँ पर प्रशांत महासागर विद्यमान है। प्रशांत महासागर जो कि जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रशांत महासागर यहाँ भी विद्यमान है। यहाँ पर तो जो हमारा जो चाइना का एरिया है, जो रसिया का एरिया है, उसके पूर्वी भाग में यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ठीक, तो यह जो प्रशांत महासागर दो ओर से है, परंतु आप इसे एक जिस प्रकार से पृथ्वी एक गोल अवस्था में है, जो एक अंडाकार अवस्था में विद्यमान है, तो यदि आप इन दोनों एरिया को एक साथ जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, प्रशांत महासागर एक हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं जो हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर कहते हैं, और इसे कहते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक, तो प्रशांत महासागर की स्थिति इस प्रकार से विद्यमान है, पश्चिमी प्रशांत महासागर है या पूर्वी प्रशांत महासागर है। ठीक, तो जितना भी जल पाया जाता है, संपूर्ण जल का सबसे अधिक भाग यदि हम बात करें तो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर हमारे सामने यह विद्यमान है, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। यह हमारा हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से यह महासागर बहुत ही बड़े बड़े विशाल
महासागर हमारे सामने विद्यमान है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, तो अंटार्कटिका क्षेत्र ग्लेशियर से है, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। और इसके ऊपर जो क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास में यह जो आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्र जो कि जल से घिरा हुआ, इसे महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न महासागर हैं। परंतु यदि हम बात करें कि जो महासागर है वह किस प्रकार बांटे जाते हैं, किस प्रकार से महासागर बटे हुए हैं, तो उसकी यदि हम संदर्भ में चर्चा करें तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है तो वह 66 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है से 66 डिग्री जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे कहते हैं हम आर्कटिक सागर। यदि हम उसको यदि चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो यदि मान के चलिए यह भूमध्य रेखा है, यहाँ पर यदि यह भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के यह इस क्षेत्र में यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके इस क्षेत्र में है यूरोप। ठीक, यदि आप मानचित्र को देखेंगे तो इसी यूरोप में पाए जाएंगे। चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना है, तो यहाँ पर यूरोप है और यह क्षेत्र है अफ्रीका का क्षेत्र है, यह अफ्रीका का क्षेत्र है, यह भारत का क्षेत्र है। ठीक, तो इस क्षेत्र में यदि हम बात करें, यह अटलांटिक महासागर है हमारे सामने विद्यमान है। यह हमारा जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, यह हिंद महासागर विद्यमान है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, जो पश्चिमी हमारा प्रशांत महासागर विद्यमान है। तो यदि हम बात करें, यह यहाँ पर है 66.5 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं, चूंकि यह जो कि हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, तो इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका सर्कल। यह जो हमारा आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, तो इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसे 66.5 डिग्री यहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ जो प्रशांत महासागर है उसका विस्तार कहाँ तक है, 66.5 डिग्री से इसी 66.5 डिग्री के बीच में प्रशांत महासागर का विस्तार है। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर का विस्तार भी इसी 66 से 66 के बीच में है। इसी प्रकार से हिंद महासागर भी बटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो भाग है, यानी एक जो हमारा गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। यानी महासागर उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मात्रा में महासागर है, अधिक जल बॉडी है, अधिक वाटर बॉडी है, और उत्तरी भाग में क्या है, महाद्वीप अधिक है। तो यह जो महाद्वीप है, महासागर किस प्रकार से बटे हुए हैं, यदि हम उसके विभाजन की बात करें तो यहाँ से जो जितना जो केप हॉर्न है, जो कि दक्षिण अमेरिका, आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका को, तो दक्षिण अमेरिका से इस क्षेत्र से, यहाँ से इतना जो क्षेत्र है, यहाँ से जो लैटिट्यूड है, तो ये जो देशांतर है, यह जो देशांतर, इसके जो समकक्ष जो देशांतर होगा, तो उसके इस तरफ क्या होगा, प्रशांत महासागर, और इसके जो इस तरफ होगा अटलांटिक महासागर। उसी प्रकार से यदि अफ्रीका महाद्वीप, यदि हम अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को बांटने का प्रयास करें, क्योंकि जो अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है, हाँ कि जल तो एक ही है, जो प्रकृति है वह नहीं बांटती है, परंतु मानव के द्वारा इसको बांटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जो मनुष्य, जो सागर है, महासागर है, जो जल बॉडी है, उसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो संसाधनों को लेकर एक वैमनस्य की स्थिति, एक द्वेष की स्थिति पैदा होती है, एक विभेद की स्थिति बनती है। एक जो महासागरों में जो स्रोत पाए जाते हैं, जो संसाधन पाए जाते हैं, उनके दोहन को लेकर एक संघर्ष की स्थिति बनती है। इसलिए मनुष्य के द्वारा इन महासागरों को बांटने का प्रयास किया गया है। तो हमने जो प्रशांत महासागर और जो अटलांटिक महासागर के बीच में जो सीमा रेखा की बात की, तो यह जो है केप है, तो इस केप से जो यहाँ पर जो देशांतर होगा, वही देशांतर इन दोनों के बीच में विभेद रेखा होगी। उसी प्रकार से यदि अफ्रीका यानी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में विभाजन रेखा की बात करें, तो यह जो यहाँ पर जो देशांतर होगा, तो वह देशांतर क्या होगा, इसके बीच में एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य करेगा। उसी प्रकार से यदि हम हिंद महासागर के और इस जो पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच में विभाजन रेखा की बात करें, तो यह जो हमारे सामने जो है यह जो टापू है, चाहे इंडोनेशिया के जो देश हैं, विभिन्न टापू और बसे हुए हैं, तो यह विभाजन रेखा का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से यदि हम निचले क्षेत्रों में बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर इस केप से यहाँ इतना मतलब तस्मान सागर का एरिया, इसके बीच में विभाजन रेखा का कार्य करता है।